त्रिशक्ति, सॉवरेन सिटाडेल। विक्की राठौड़ और नैना राय विमान से उतरने के बाद एक कमर्शियल कार में सवार हुए। उन्होंने बहुत कम प्रोफाइल तरीके से काम किया और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इस बार दोनों अकेले निकले थे। उनके अधीन जासूस और निजी गार्ड्स पिछले रात को पहले ही त्रिशक्ति पहुंच चुके थे। इस तरह ये न केवल ज्यादा गुप्त था, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी था। कार में नैना राय ने खिड़की के रास्ते सड़क पर हलचल भरे दृश्य को देखा, जो थोड़ा अजीब लगा। कपिलवस्तु की व्यस्त ट्रैफिक की तुलना में त्रिशक्ति का दृश्य पूरी तरह अलग था। क्षेत्रीय शैली या सांस्कृतिक रीति रिवाजों के मामले में ये कपिलवस्तु से बहुत अलग थे। इससे नैना राय, जो शायद ही कभी कपिलवस्तु छोड़ती थी, को एक नई ताजगी का एहसास हुआ। मुझे नहीं पता था कि त्रिशक्ति इतना बदल गया है। मुझे याद है जब मैं बच्ची थी तब यहाँ आई थी। तब ज्यादातर निचली इमारतें थीं। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ कुछ सालों में यह कपिलवस्तु जितना समृद्ध हो जाएगा। नैना राय ने चारों ओर देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, त्रिशक्ति इतना बदल गया है कि मैं अब रास्ते भी नहीं पहचान पा रहा, विक्की ने जटिल भाव के साथ कहा। 10 साल की जुदाई के बाद अपने गृहनगर लौटने पर चीजें बदल चुकी थीं। अब अगर वो महल में लौटता तो शायद ज्यादातर लोग उसे नहीं पहचान पाएंगे। मुझे कहना होगा, तुम्हारे पिताजी वाकई महान हैं, नैना राय ने भावुक होकर कहा। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि 20 साल पहले त्रिशक्ति अभी भी एक जंगली जमीन थी। साल भर युद्ध चलते रहते थे और लोग दुखी थे। उस समय जमीन हजारों मील तक बंजर थी और हर जगह भूखे लोग थे। जब तक त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौड़ का आगमन नहीं हुआ, तब तक सब कुछ बदल गया। चंद्रकांत राठौड़, कपिलवस्तु के एक धनी परिवार में जन्मे, ने बचपन से ही अद्भुत सैन्य प्रतिभा दिखाई थी। सेना में शामिल होने के बाद से उन्होंने बार बार उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की और हर लड़ाई जीती। उस समय चंद्रकांत राठौड़ को दुनिया में बेजोड़ कहा जाता था। कम उम्र में ही उन्हें मार्क्विस और जनरल का खिताब दिया गया, जो कहा जा सकता है कि असीमित था। हर कोई मानता था कि चंद्रकांत राठौड़ का भविष्य उज्ज्वल था और अगर वह कपिलवस्तु में विकास के लिए लौटते तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक बन जाते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह लगभग भगवान जैसा व्यक्ति आखिरकार एक ऐसा निर्णय लेगा जो दरबार में सभी के लिए अविश्वसनीय था। वह था त्रिशक्ति में बसना और सीमा की रक्षा करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस समय त्रिशक्ति एक जंगली जमीन थी। न केवल ये युद्ध सरदारों द्वारा विभाजित थी और आंतरिक रूप से लड़ाई होती थी, बल्कि इसे अक्सर दुश्मन देशों के बर्बर लोगों द्वारा आक्रमण का सामना करना पड़ता था। कहा जा सकता है कि दरबार के नागरिक और सैन्य हलकों में कोई भी इस गड़बड़ी को साफ करने को तैयार नहीं था। लेकिन चंद्रकांत राठौड़ ने ऐसा किया। त्रिशक्ति में बसने के बाद चंद्रकांत राठौड़ के पास केवल 300 निजी गार्ड्स थे और इन्हीं 300 लोगों के साथ उन्होंने सिर्फ 3 साल में त्रिशक्ति के 18 शहरों की सभी युद्ध सरदार ताकतों को जीत लिया। जब यह खबर कपिलवस्तु में वापस आई तो सरकार और जनता हैरान रह गए। कोई नहीं जानता कि चंद्रकांत राठौड़ ने ये कैसे किया। पूरे दरबार के नागरिक और सैन्य अधिकारियों की नज़रों में ये एक अविश्वसनीय बात थी। इसके बाद चंद्रकांत राठौड़ ने सैनिकों की भर्ती शुरू की और अपनी पहली सेना बनाई, ब्लैक ड्रैगन आर्मी। शुरू में ब्लैक ड्रैगन आर्मी की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और कोई भी इसे लेकर आशावादी नहीं था। नतीजा, पश्चिमी बर्बर लोगों के साथ पहली लड़ाई ने सभी को चौंका दिया। उस लड़ाई में चंद्रकांत राठौड़ ने केवल 8000 त्रिशक्ति घुड़सवारों का उपयोग करके 2 लाख की बर्बर सेना को खदेड़ दिया। तब से एक धमाकेदार शुरुआत। अगले 10 सालों में पश्चिमी बर्बर लोगों ने कई बार आक्रमण किया। उन्होंने दर्जनों छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन आर्मी ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। सबसे क्लासिक लड़ाई तब थी जब चंद्रकांत राठौड़ ने 1 लाख घुड़सवारों का नेतृत्व करके 5 लाख की बर्बर सेना का पीछा किया। उन्होंने देश के अंदर से लेकर बाहर तक लड़ाई लड़ी,
सीमा पार की, रास्ते में जनरलों को काटा और लगातार 15 शहरों पर कब्जा किया, जब तक कि वे बर्बर शाही शहर के द्वार तक नहीं पहुंच गए। बर्बर सम्राट इतना डर गया कि वह रात भर अपनी जान बचाकर भाग गया और साथ ही ड्रैगन किंगडम से शांति की भीख मांगी। अगर हिडन ड्रैगन पैविलियन ने रास्ते में अड़ंगा न डाला होता और 9 सुनहरे आदेश जारी करके चंद्रकांत राठौर को जल्दी से राजधानी वापस न बुलाया होता, तो उस लड़ाई में बर्बर लोग नष्ट हो गए होते। इस लड़ाई के बाद बर्बर लोग पूरी तरह से पराजित हो गए। 10 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने देश पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। त्रिशक्ति के लोग भी आराम करके और अपने घरों को फिर से बनाकर जीने लगे। चंद्रकांत राठौर की प्रतिभा और रणनीतियों की वजह से त्रिशक्ति, जो पहले बंजर थी, अब कपिल वस्तु से कम न होने वाला एक समृद्ध स्थान बन गया है। ये एक अभूतपूर्व और अनुपम उपलब्धि है। इसलिए मैं कहती हूँ, तुम्हारे पिताजी चंद्रकांत राठौर एक बहुत महान व्यक्ति है। त्रिशक्ति के किंग का खिताब पूरी तरह से उनके हकदार है। अंत में नैना राय की खूबसूरत आंखों में थोड़ी और प्रशंसा झलक उठी। चंद्रकांत राठौर जैसे बेजोड़ नायक को 1000 साल में एक बार देखना वाकई दुर्लभ है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जानती हो। विक्की ने गहरी सांस ली और आह भरी। सच कहूँ, मैंने कभी चंद्रकांत राठौर को इन बातों का जिक्र करते नहीं सुना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो ताकतवर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को नहीं समझता, क्योंकि मेरे सामने वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, बहुत अनौपचारिक और बिल्कुल भी रौब नहीं दिखाते। चंद्रकांत राठौर न केवल एक अच्छे प्रिंस है, बल्कि एक अच्छे पिता भी है। जो बीत गया वह बीत गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भविष्य में समय को संजोओ, नैना राय ने गंभीरता से कहा। चंद्रकांत राठौर को ड्रैगन किंगडम की शांति और समृद्धि का ज्यादातर श्रेय जाता है। इस पौराणिक प्रिंस के लिए वह दिल से उम्मीद करती थी कि वह खुश रहें और शांति से मृत्यु को प्राप्त करें। भविष्य? क्या कोई भविष्य है? विक्की ने खुद से बुदबुदाया, उदास महसूस करते हुए। चंद्रकांत राठौर ने अपनी पूरी जिंदगी देश, लोगों और परिवार की सेवा में समर्पित कर दी। अब जब अंत समय नजदीक है, वह एक बेटे के रूप में क्या कर सकता है? जीवन और मृत्यु के सामने उसे अचानक लगा कि पहले की वे गलतफहमियां कितनी तुच्छ थीं। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसने जो किया वह वाकई बहुत जिद्दी था। विक्रम राठौड़, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? नैना राय ने अचानक पूछा। राठौर फैमिली कब्रिस्तान। विक्की ने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, मैं 10 साल बाद वापस आया हूँ। मुझे पहले अपनी माँ को नमन करने जाना होगा। ये सुनकर नैना राय ने हल्के से सिर हिलाया और समझदारी से कुछ नहीं कहा। प्रिंसेस निर्मला नाइक एक दुर्लभ नायिका थी। उस समय त्रिशक्ति के किंग के साथ उनकी मुलाकात भी एक मशहूर कहानी है। अफसोस, एक सुंदरता का जीवन खराब था और भगवान को प्रतिभाओं से जलन थी। अगर उस समय ड्रैगन गार्ड पैविलियन की साजिश न होती, तो प्रिंसेस निर्मला नाइक अब अच्छी तरह जीवित होती, है ना? राठौर फैमिली कब्रिस्तान, जिसे मौर्य फैमिली कब्रिस्तान भी कहा जाता है, 800 एकड़ में फैला हुआ है। अंदर का दृश्य खूबसूरत है। हरे भरे पेड़, चौड़ी सड़कें और पूरी सुविधाएं। कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में फूल, पौधे और पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक मौसम में अलग अलग दृश्य। वसंत में चेरी ब्लॉसम पूरी तरह खिलते हैं और फूलों का सागर शानदार होता है। गर्मियों में हरी घास ठंडी और सुखद होती है। शरद ऋतु में मेपल के पत्ते गिरते हैं, जो खूबसूरत होता है। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी से लिपटे होते हैं। राठौर फैमिली कब्रिस्तान खुला है। यहाँ न केवल राठौर परिवार के लोग दफन हैं, बल्कि त्रिशक्ति के लिए योगदान देने वाले कई सैनिक भी हैं। हर साल किंगमिंग फेस्टिवल और डबल नाइन्थ फेस्टिवल के दौरान राठौर फैमिली कब्रिस्तान में भीड़ हो जाती है। कुछ लोग मृत रिश्तेदारों को नमन करने आते हैं, तो कुछ शहीदों के प्रति आभार व्यक्त करने। इस मामले में त्रिशक्ति के लोग बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि उनके पास अब जो सुखी और स्वस्थ जीवन है, वह सब शहीदों ने अपनी जान देकर कमाया है। 1 घंटे बाद
विक्की और नैना राय कार से राठौड़ फैमिली कब्रिस्तान के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए दोनों ने इस बार साधारण भेष बदलाव किया था। नैना राय ने एक टेक्सटाइल ह्यूमन स्किन मास्क पहना और एक ज्यादा साधारण चेहरा अपनाया। ये पहले से की गई तैयारी थी। आखिरकार त्रिशक्ति आने पर दिन भर टोपी और घूंघट पहनना संभव नहीं था, क्योंकि इससे ज्यादा ध्यान आकर्षित होता। ये उल्लेखनीय है कि साधारण चेहरा होने के बावजूद नैना राय अभी भी एक असाधारण एहसास देती थी। चाहे उसका फिगर हो या स्वभाव, वो बहुत उत्कृष्ट लगती थी। कब्रिस्तान में चलते समय वह कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती थी। ये रूज लिस्ट के शीर्ष की खासियत है। भले ही चेहरा न देखा जाए, फिर भी उसमें एक अकथनीय आकर्षण होता है। विक्की अपनी स्मृति के अनुसार कब्रिस्तान में गहराई तक कदम कदम चलता गया। अगर उसे सही याद है तो उसकी माँ की कब्र सबसे अंत में होनी चाहिए, एक अपेक्षाकृत शांत जगह पर। लगभग 10 मिनट चलने के बाद विक्की आखिरकार प्रिंसेस निर्मला नाइक की कब्र पर पहुंचा। अन्य कब्रिस्तानों की तुलना में प्रिंसेस निर्मला नाइक की कब्र निस्संदेह ज्यादा शानदार थी। कब्रिस्तान के चारों ओर एक पत्थर की दीवार थी और दीवार के बीच में एक और मेहराबदार पत्थर का दरवाजा था। पत्थर के दरवाजे के ठीक सामने प्रिंसेस निर्मला नाइक की एक पत्थर की मूर्ति थी। पत्थर की मूर्तियां जीवंत रूप से तराशी गई थीं और फूलों से घिरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि कोई नियमित रूप से वहां पूजा करता था। त्रिशक्ति में निर्मला नाइक की प्रतिष्ठा चंद्रकांत राठौड़ के बाद दूसरे स्थान पर थी। जब चंद्रकांत राठौड़ अपनी सैन्य ताकत विकसित कर रहे थे, विदेशी दुश्मनों का विरोध कर रहे थे और दस्यु डाकुओं को दबा रहे थे, तब प्रिंसेस निर्मला नाइक थीं, जिन्होंने त्रिशक्ति के सभी आंतरिक मामलों को संभाला। चाहे वो आर्थिक विकास हो, लोगों की आजीविका में सुधार हो या सामाजिक सुरक्षा हो, निर्मला नाइक ने सब कुछ व्यवस्थित ढंग से संभाला। मुश्किल समय में निर्मला नाइक आम लोगों के साथ काम करती थीं और उनके साथ खाना खाती थीं, बिना किसी प्रिंसेस के रौब के। ये निर्मला नाइक की मेहनत की वजह से ही था कि त्रिशक्ति के लिए एक मजबूत नींव रखी गई, जिसने त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौड़ की पौराणिक जिंदगी बनाई, ब्लैक ड्रैगन आर्मी की अजेय मिथक बनाया और आज की त्रिशक्ति की समृद्धि को रचा। ये निर्मला नाइक और चंद्रकांत राठौड़ थे, जिन्होंने मिलकर इस दुनिया को बनाया। इसलिए 10 साल बाद भी लोग हर दिन निर्मला नाइक को नमन करने आते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सामने खड़ी पत्थर की मूर्ति को देखकर विक्की की आंखों में लगभग आंसू आ गए। हालांकि 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी उसकी माँ की आवाज, चेहरा और मुस्कान कल की तरह लगते हैं। सामान्य रूप से इसके बारे में न सोचने पर ठीक है, लेकिन अब जब वह चीजें देखकर लोगों को याद करता है, तो आत्मीयता और लालसा का एहसास तुरंत उसके दिल में उमड़ पड़ता है। माँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बेटा देर से आया। विक्की मूर्ति के पास गया और धम के साथ घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसके मुंह के कोने कांप रहे थे। मुझे नहीं पता था कि पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। तुम्हारा बेटा नालायक है, अब जाकर तुम्हें देखने आया। मैंने कसम खाई थी कि मैं हत्यारे को ढूंढूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। उससे पहले मेरे पास वाकई तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। 10 साल बीत गए और अब साजिश का मुख्य सरगना मारा जा चुका है। उस समय के सभी सहयोगी मारे गए या घायल हो चुके हैं। अब सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं। मैं वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उन सभी को मार डालूंगा। मैं उन दरिंदों को उनके खून से कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। विक्की राठौड़ ने सिर झुकाकर जमीन पर 3 बार माथा टेका। मुख्य अपराधी धनंजय था। ड्रैगन गार्ड पैविलियन भी नष्ट हो चुका था और अब सिर्फ रत्नेश और स्मरणवीर बचे थे। जब तक इस ताकत को खत्म कर दिया जाए, उसकी माँ का खून का बदला पूरी तरह से लिया जाएगा। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। विक्की ने सामने की पत्थर की मूर्ति को देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी स्मृति में उसके पिताजी साल भर देश के मामलों में व्यस्त रहते थे और शायद ही कभी घर आते थे।
ये उसकी माँ थी, जिसने उसे मेहनत से बड़ा किया। बचपन में वह विद्रोही था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ बहुत सख्त थी और हर बार उसकी पीठ पर कुछ छड़ियाँ मार देती थी। अब जब वो बड़ा हो गया है, उसे अपनी माँ की अच्छी मंशा समझ में आई। त्रिशक्ति के क्राउन प्रिंस के रूप में वह एक सुनहरे चम्मच के साथ पैदा हुआ था। कहा जा सकता है कि उसे हजारों लोगों का प्यार मिला। ऐसे माहौल में अगर माँ अच्छी तरह से अनुशासन न करती, तो उसके लिए एक बदमाश बन जाना आसान था, जो लोगों को तंग करता और औरतों पर हावी होता। वो आज जहाँ है, वह अपनी माँ के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण की वजह से है। चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, सैन्य रणनीति हो, चिकित्सा हो या कुछ अजीब गुप्त कलाएं हों, सब उसकी माँ की शिक्षा से अटूट है। उसकी माँ ने न केवल उसे जीवन दिया, बल्कि उसके भविष्य का रास्ता भी तैयार किया। सामने की पत्थर की मूर्ति को देखकर नैना राय ने धीरे से आह भरी और समझदारी से पीछे हट गई। वह जानती थी कि माँ बेटे को कई सालों बाद मिलने का मौका मिला था और उन्हें अच्छे से बात करने की जरूरत थी। 1 घंटे बाद विक्की ने अपनी माँ की मूर्ति को 3 बार माथा टेका और बात करने के बाद आखिरकार खड़ा हुआ। इस समय आकाश पहले से ही अंधेरा हो चुका था और विशाल कब्रिस्तान में सिर्फ कुछ बिखरे हुए लोग थे। कभी कभी दुख भरी चीखें सुनाई देती थी। तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफी। विक्की ने अपने जज्बातों को शांत किया और नैना राय के पास गया, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, नैना राय ने हल्के से सिर हिलाया। मैं हमेशा से प्रिंसेस निर्मला नाइक की प्रशंसक रही हूँ। यहाँ उनकी मूर्ति देखना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। अंधेरा हो गया है, चलो पहले रहने की जगह ढूंढते हैं। विक्की ने बात बदल दी। मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया है। ये शहर के पश्चिम में एक पुराने घर में है। हमारी पहचान गांव लौटे भाई बहन की है। जब तक कोई गहराई से जांच न करे, कोई अंतर नहीं बता पाएगा, नैना राय ने कहा। ये अच्छा है, विक्की ने सिर हिलाया। उसे वाकई नैना राय की काम करने की दक्षता की प्रशंसा थी। वह हर छोटी बड़ी बात को बहुत सावधानी से विचार करती थी। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान से निकलने वाले थे, एक तेज चीख अचानक उनके कानों में पड़ी। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? अगर आप युद्ध में नहीं मरे होते, तो हमारे परिवार को क्यों सताया जाता? पिताजी, वे गुंडे बहुत घिनौने थे। उन्होंने न केवल मेरी टांगें तोड़ दी, बल्कि मेरी माँ को मार डाला और मेरी बहन का अपमान किया। अगर आप स्वर्ग में जिंदा हैं, तो आपको उन दरिंदों को सजा देनी होगी। चीख तेज थी, जिसमें निराशा और अनिच्छा थी। विक्की और नैना राय ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ आवाज की दिशा में चले। उन्होंने देखा कि सामने एक जनरल की कब्र थी। एक 20 साल का युवा जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, जोर जोर से रो रहा था। उस युवा के शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी बाईं टांग टूट चुकी थी और मोटी पट्टी में लिपटी थी, जिससे वह बहुत परेशान दिख रहा था। विक्की की नजरें ऊपर की ओर बढ़ी और जब उसने युवा के सामने का कब्र का पत्थर देखा, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कब्र के पत्थर को स्पष्ट रूप से देखने के बाद विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। थोड़ा हैरान दिखा, क्योंकि उसने पाया कि इस जनरल की कब्र का मालिक वह जानता था। ये अरिहंत विरमानी था, ब्लैक ड्रैगन आर्मी का पायनियर डिप्टी जनरल। पायनियर सेना सभी सावधानीपूर्वक चुने गए कुलीन लोग थे, और डिप्टी जनरल बनना तो और भी योग्यता का प्रमाण था। उसकी स्मृति में अरिहंत विरमानी जनजात अलौकिक शक्ति वाला था और युद्ध के मैदान में बेहद उग्र था। उसने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की और अनगिनत दुश्मनों को मारा। उसने त्रिशक्ति को शांत करने और विदेशी दुश्मनों का विरोध करने में चंद्रकांत राठौर के लिए बड़ा योगदान दिया। अरिहंत विरमानी की मृत्यु के बाद उन्हें सीधे पायनियर सेना के जनरल का दर्जा दिया गया और उनका अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया गया। अरिहंत विरमानी के वंशजों को उनकी वजह से और भी आशीर्वाद मिला और उन्हें विभिन्न विशेष सुविधाएं प्राप्त हुईं। तर्कसंगत रूप से अरिहंत विरमानी के वंशजों को खुश और समृद्ध होना चाहिए था। फिर वे इतने दयनीय क्यों हो गए?
आखिर क्या हुआ? ये सोचकर विक्की धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये पूछने का इरादा रखते हुए कि क्या हुआ। कौन? इस समय युवा को कुछ हलचल महसूस हुई और वह अचानक मुड़ा। उसके चेहरे पर सतर्कता थी। घबराओ मत, हम तुम्हारी तरह अपने प्रियजनों को नमन करने आए हैं, विक्की ने जल्दी कहा। प्रियजनों को नमन करने? युवा ने ऊपर नीचे देखा और राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। हाँ, हमने अभी कुछ शोर सुना, इसलिए देखने आए, विक्की ने समझाया। माफी मांगता हूँ, मैं अभी थोड़ा भावुक हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मुझे माफ करेंगे। युवा ने पहले माफी मांगी। कोई बात नहीं, ये समझ में आता है। विक्की ने सिर हिलाया, कब्र के पत्थर को देखा और हैरानी का नाटक करते हुए कहा, अरे, क्या ये मशहूर जनरल अरिहंत विरमानी की कब्र नहीं है? क्या तुम जनरल अरिहंत के वंशज हो? मेरा नाम अतुल विरमानी है और मेरे पिताजी अरिहंत विरमानी हैं। क्या तुम मेरे पिताजी को जानते हो? अतुल विरमानी, एक युवा ने टटोलते हुए पूछा। जनरल अरिहंत ने बड़े सैन्य कारनामे किए हैं और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। त्रिशक्ति में कौन उन्हें नहीं जानता? त्रिशक्ति के कई जनरलों में जनरल अरिहंत वह व्यक्ति है जिनकी मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। विक्की ने प्रशंसा का भाव दिखाया। हालांकि ये बयान थोड़ा चापलूसी जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ नहीं था। वह त्रिशक्ति के उन लोगों की बहुत प्रशंसा करता था जिन्होंने देश और लोगों के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। मेरे पिताजी वाकई अपने जीवनकाल में शानदार थे, लेकिन अफसोस कि वे बहुत जल्दी चले गए। अतुल विरमानी ने आह भरी। भाई अतुल, चूंकि तुम जनरल अरिहंत के वंशज हो, तुम्हें सारी शान शौकत का आनंद लेना चाहिए। फिर तुम इस हालत में कैसे हो? विक्की ने पूछा। वे गुंडे हैं जो लोगों को चबाते हैं और हड्डियां तक नहीं थूकते। अतुल विरमानी ने पहले गाली दी, फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह रुक गया और बोलने में हिचकिचाया, जैसे उसे और कहने की हिम्मत न हो। भाई अतुल, मैं जनरल अरिहंत के चरित्र की बहुत प्रशंसा करता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो। मेरे पास त्रिशक्ति में कई कनेक्शंस हैं और मुझे तुम्हारी मदद करने में सक्षम होना चाहिए, विक्की ने सलाह दी। हाय, ये बेकार है, अतुल विरमानी ने सिर हिलाया और कड़वे चेहरे के साथ कहा। वे गुंडे ताकतवर लोग हैं और उनके पीछे बहुत मजबूत समर्थन भी है। तुम उनसे नहीं लड़ सकते, छोड़ो। भले ही मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन क्या त्रिशक्ति का किंग नहीं है? उनकी ताकत त्रिशक्ति के किंग से ज्यादा तो नहीं हो सकती, है न? विक्की राठौड़ ने कहा। दोस्त, बातें उतनी सरल नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। उन गुंडों के पिता सभी बड़े अधिकारी हैं। उनमें से कई का त्रिशक्ति के महल के साथ गहरा दोस्ताना रिश्ता है। न केवल निजी संबंध हैं, बल्कि हित भी जुड़े हैं। कोई भी उनकी हिम्मत नहीं करता, अतुल विरमानी ने उदास चेहरे के साथ कहा। क्या प्रिंस को ऐसे परजीवियों की परवाह नहीं है? विक्की ने भौहें चढ़ाई। चंद्रकांत राठौड़ के स्वभाव के साथ उनके लिए ऐसी चीजों को बर्दाश्त करना असंभव होगा। हाय, प्रिंस के पास इतने सारे काम हैं, वे ऐसी छोटी-मोटी बातों की परवाह कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा उन भ्रष्ट अधिकारियों ने ऊपर वालों को धोखा दिया और इन सभी घिनौनी चीजों को दबा दिया। प्रिंस को इसके बारे में पता चलने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हमारे लिए इंसाफ मांगने का मौका है। अतुल ने सिर हिलाया। मुझे वाकई नहीं पता था कि त्रिशक्ति इतनी सड़ीगली हो गई है। विक्की का चेहरा कुछ कुरूप हो गया। त्रिशक्ति के प्रिंस के रूप में दर्शील जैसे योग्य अधिकारियों को सताए जाते और शिकायत न कर पाने की स्थिति देखकर वह स्वाभाविक रूप से गुस्से में था। यहाँ तक कि जनरल अरिहंत विरमानी जैसे व्यक्ति का बेटा भी इस हालत में पहुंच गया। कोई कल्पना कर सकता है कि आम लोग कितना सताए गए होंगे? त्रिशक्ति अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अतुल ने उदास नजरों से कहा। प्रिंस की उम्र हो रही है और उनकी सेहत पहले जैसी नहीं है। वे कई चीजें खुद नहीं कर सकते। इससे उन भ्रष्ट अधिकारियों को मौका मिल गया। अब त्रिशक्ति बाहर से समृद्ध दिखती है, लेकिन अंदर गंदगी और अन्याय आम बात हो गई है। भाई अतुल,
ऐसी बात होने पर मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता दो और मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा, विक्की ने गंभीरता से कहा। ये अतुल थोड़ा हिचकिचाया। ये देखा जा सकता था कि सामने वाला व्यक्ति एक उत्साही युवा है, लेकिन उसे डर था कि वह दूसरे को चोट पहुंचाएगा। मिस्टर अतुल, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे इस दोस्त की त्रिशक्ति में बहुत ताकत है। बस तुम बोलो और हम निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कहते तो हम असहाय होंगे। ये एकमात्र मौका है, नैना राय ने समझाया। ये सुनकर अतुल ने चारों ओर देखा और आखिरकार सिर हिलाया। वह अब हताश था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह एक जोखिम ले। अगर इस कब्रिस्तान में संयोग से उससे मुलाकात हो गई तो शायद यह उसके पिताजी का प्रकट होना था। ठीक है, मैं बताता हूँ। अतुल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला एक बदमाश था जिसका नाम महेश गोयल है। उसके पीछे धनी गोयल परिवार का समर्थन है और उसके आसपास अधिकारियों के बच्चों का एक समूह है। उन्होंने मिलकर एक गठजोड़ बनाया है जिसे हीरोज एसोसिएशन कहते हैं। शहर में यह कहा जा सकता है कि वो आसमान को एक हाथ से ढक लेता है और कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। कुछ समय पहले महेश गोयल को मेरी बहन पसंद आ गई और वो बार बार उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहता रहा। जब मेरी बहन ने मना किया तो उसने तरह तरह के दबाव और प्रलोभन का इस्तेमाल किया। 3 दिन पहले मैंने महेश गोयल को मेरी बहन को परेशान करते देखा। गुस्से में मैंने उसे एक मुक्का मार दिया। नतीजा, उसी रात उसने लोगों को मेरे घर में आग लगाने का आदेश दिया। मेरी माँ जिंदा जल गई और मुझे बुरी तरह पीटा गया। मेरी बहन को तो उन्होंने अगवा कर लिया और हर तरह से उसका अपमान किया। उसका आज तक जीवन मृत्यु अज्ञात है। महेश गोयल ने धमकी भी दी कि अगर मैंने शिकायत करने या कोर्ट जाने की हिम्मत की तो वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। ये लोग इतने बेरहम हैं। कहानी के अंत तक अतुल गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। वह महेश गोयल और उन बदमाशों से नफरत करता था जो लोगों को सताते थे और औरतों पर हावी होते थे। और वह खुद से भी नफरत करता था कि वह नाकारा है और अपने रिश्तेदारों की रक्षा नहीं कर सका। लोगों को मारना, आग लगाना, औरतों को छीनना, ये लोग वाकई हर तरह का बुरा काम करते हैं। नैना राय का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और वह गुस्से से भरी थी। विक्की के लिए उसका चेहरा विशेष रूप से गंभीर हो गया। उसने आगे बढ़कर अतुल को उठाया और गंभीरता से कहा, भाई अतुल, चिंता मत करो, मैं इस मामले को देखूंगा। मैं इन दरिंदों को मार डालूंगा और उन्हें उनके हक की सजा दिलाऊंगा। विक्की के वादे को सुनकर अतुल आभार के आंसुओं से भर गया। अगर तुम वाकई मेरी बहन को बचा सकते हो और मेरी माँ का बदला ले सकते हो तो मैं, अतुल विरमानी, भविष्य में तुम्हारे लिए गाय घोड़ा बनकर काम करने को तैयार हूँ ताकि तुम्हारी इस बड़ी कृपा को चुकाऊं। ये कहते हुए अतुल ने धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठने की कोशिश की। विक्की ने उसे जल्दी रोका और गंभीरता से कहा, भाई अतुल, औपचारिकता की जरूरत नहीं। जैसा कि कहा जाता है, रास्ते में अन्याय देखकर तलवार खींच लेना चाहिए, लेकिन कोई भी त्रिशक्ति का व्यक्ति ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिस्टर अतुल, ये बात करने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान के बाहर एक चायखाना है, चलो वहां बैठते हैं और एक साथ उपाय पर चर्चा करते हैं, नैना राय ने सुझाव दिया। ठीक है, अतुल ने सिर हिलाया। फिर वो बैसाखी के सहारे विक्की के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकला और आखिरकार एक चायखाने में पहुंचा जिसका नाम शियांगमिंग पेविलियन था। चायखाने में 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल चाय पीने, नाटक देखने और संगीत सुनने की जगह थी। वहां कई लोग बैठे थे और ये काफी जीवंत लग रहा था। दूसरी मंजिल एक निजी कमरा था जहां न केवल चाय पी सकते थे और नाटक देख सकते थे, बल्कि बेहतर गोपनीयता और शांति भी थी। विक्की और तीनों ने एक निजी कमरा बुक किया और बैठ गए, साथ ही एक चाय का पॉट और कई बारीक स्नैक्स मंगवाए। भाई अतुल, मुझे अगले कुछ सवाल पूछने होंगे
ताकि स्थिति को ठीक से समझ सको, विक्की ने एक कप गर्म चाय डाली और उसे अतुल के सामने रखा। अतुल का मुंह पहले से ही सूख चुका था, इसलिए उसने चाय का कप उठाया और एक घूंट में पी लिया और जवाब दिया, भाई विक्की, बस बोलो, मैं सच सच बताऊंगा। ठीक है, मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि महेश गोयल अभी कहाँ है? विक्की ने पूछा। महेश गोयल का ठिकाना गुप्त रहता है और वो ज्यादातर नाइट क्लब, बार और केटीवी जैसी जगहों पर घूमता है। अतुल ने बात करते हुए जैसे कुछ याद किया और अचानक बोला, ओह हाँ, मुझे याद आया। मुझे याद है कि महेश गोयल का अपना एक बार है जिसका नाम पेंगचेंग वानली है। आमतौर पर जब उसे कुछ नहीं करना होता तो वह अपने दोस्तों के एक समूह को वहां ले जाता है। वहां अंदर शराब पी जाती है और कुछ गुप्त सौदे भी किए जाते हैं। पेंगचेंग वानली? विक्की ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम्हारी बहन की मौजूदा स्थिति कैसी है? क्या तुम्हें पता है? बहन शब्द सुनकर अतुल ने चाय का कप और सख्ती से पकड़ा और दुख, गुस्सा और अपमान का भाव दिखाया। मेरी बहन को वे ले गए और उसका ठिकाना अभी तक अज्ञात है। मैंने अपने दोस्तों से पूछने को कहा, लेकिन जब उन्होंने महेश गोयल का नाम सुना तो वे इतना डर गए कि फिर से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। लगता है महेश गोयल वाकई अपनी बदनामी के लिए मशहूर है। भाई अतुल, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी बहन को जल्द से जल्द बचाऊंगा, विक्की ने कहा और अपनी नजरें नैना राय की ओर मोड़ी। किंगचेंग, किसी को पेंगचेंग वानली में जांच करने के लिए भेजो और देखो कि महेश गोयल वहां है या नहीं। कोई समस्या नहीं, नैना राय ने सिर हिलाया, फिर खड़ी हुई और निजी कमरे से बाहर निकल गई और जासूस से संपर्क शुरू किया। भाई विक्की, महेश गोयल और उसका समूह ताकतवर है, क्या तुम वाकई यकीन रखते हो? अतुल ने टटोलते हुए पूछा। भाई अतुल, चिंता मत करो, दुनिया में कोई राजा नहीं है। चाहे महेश गोयल कितना भी ताकतवर हो, वो एक हाथ से आसमान को नहीं ढक सकता। मैं तुम्हारी बहन को बचाने के बाद इस मामले को त्रिशक्ति के किंग को बताऊंगा। उस समय त्रिशक्ति का किंग तुम्हें इंसाफ देगा, विक्की ने गंभीरता से कहा। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा होगा। अतुल की आंखों में थोड़ी और उम्मीद जगी। सामने वाला व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है और आत्मविश्वास से भरा है। उसे सॉवरेन सिटाडेल में काफी ताकतवर होना चाहिए। महेश गोयल से लड़ने की बात तो छोड़ो, अगर ये मामला प्रिंस के कानों तक पहुंच सकता है तो विरमानी परिवार बच जाएगा। मिल गया। थोड़ी देर बाद नैना राय फिर से निजी कमरे में आई और बोली, सूचना के अनुसार महेश गोयल वाकई पेंगचेंग वानली बार में है। ठीक है, चलो अभी वहां चलते हैं। विक्की खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। मैं भी आ रहा हूँ। अतुल बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश करने लगा। भाई अतुल, तुम्हें चलने में दिक्कत है, तुम यहीं आराम करो। अगर कोई खबर होगी हम तुरंत तुम्हें बताएंगे, विक्की ने कहा। लेकिन अतुल हिचकिचाया। भाई अतुल, चिंता मत करो, जो मैंने तुमसे वादा किया मैं निश्चित रूप से करूंगा। विक्की ने उसके कंधे पर थपथपाया। ठीक है। अतुल विरमानी ने अपनी लंगड़ी टांग को देखा और आखिरकार सिर हिलाया। वह अब एक बेकार व्यक्ति था। न केवल वह मदद नहीं कर सकता था, बल्कि बोझ बन जाता। वैसे भाई अतुल, क्या तुम्हारे पास अपनी बहन की कोई तस्वीर है? हमें दिखाओ ताकि हम गलत व्यक्ति को न पहचान लें, विक्की राठौड़ ने फिर कहा। हाँ, ये रही। अतुल ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी बहन की एक तस्वीर दिखाई। विक्की ने एक नज़र डाली और सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि अतुल की बहन बहुत खूबसूरत थी, गोरी त्वचा और धूप भरी मुस्कान के साथ। वह बहुत जीवंत और हंसमुख लगती थी। शायद उसकी खूबसूरती की वजह से ही उसे महेश गोयल जैसे गुंडों का निशाना बनाया गया। भाई विक्की, महेश गोयल के लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा, अतुल ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। जनरल बनने के बाद उसने बचपन से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था और अच्छी ताकत थी। वह आम लोगों से निपट सकता था और 100 को हरा सकता था, लेकिन महेश गोयल के लोगों के सामने वह 3 चाल भी नहीं टिक सका। अंतर बहुत बड़ा था। चिंता मत करो,
मुझे अपनी समझ है। तुम यहाँ हमारी खबर का इंतजार करो। विक्की ने शांत मुस्कान दी और जल्दी से नैना राय के साथ निकल गया। कार में नैना राय ने अचानक कहा, विक्रम राठौड़, वास्तव में इस मामले को जल्दी सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पिताजी को सूचित करना और उनसे इसे संभालने के लिए कहना। हम अभी चंद्रकांत राठौड़ को इस बारे में नहीं बता सकते। विक्की ने सिर हिलाया। पहली बात, अगर चंद्रकांत राठौड़ इस मामले में दखल देते हैं तो दुश्मन को आसानी से सतर्क कर सकता है। गोयल परिवार त्रिशक्ति का एक धनी परिवार है और इसका हर पक्ष से संबंध है। यहाँ तक कि महल में भी कई लोग गोयल परिवार के साथ सांठगांठ करते हैं। अगर मैं चंद्रकांत राठौड़ को इस मामले को सुलझाने के लिए सूचित करता हूँ तो महेश गोयल और उसका समूह खबर मिलने से पहले ही भाग सकता है। उस समय इसे निपटाना और मुश्किल होगा और हम इसे खुद ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सुनकर नैना राय ने सिर हिलाया। ये ठीक बात है। अगर अधिकारी एक दूसरे को बचाते हैं तो महेश गोयल को पकड़ना आसान नहीं होगा। सौभाग्य से हम पहले मार सकते हैं और फिर हिसाब कर सकते हैं। हम पहले महेश गोयल को पकड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे पीछे की सारी बुरी ताकतों को खत्म कर सकते हैं। एक बात और, अब ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेष गुप्त रूप से नजर रख रहे हैं। जब तक उनकी गतिविधियों की जांच नहीं हो जाती, मैं चंद्रकांत राठौड़ से जल्दी मुलाकात नहीं कर सकता, वरना अगर खबर लीक हो गई तो परिणाम भयानक होंगे। विक्की ने गंभीरता से कहा, महल में ड्रैगन गार्ड पैविलियन के जासूस छिपे होने चाहिए। यहाँ तक कि चंद्रकांत राठौड़ के करीबी सहयोगी भी हो सकते हैं। ऐसी खराब स्थिति में वो स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता, वरना उसकी पहचान आसानी से उजागर हो जाएगी। तुम बहुत सोच समझकर काम करते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम क्या करने जा रहे हो? नैना राय ने उत्सुकता से पूछा। क्या करने जा रहे हो? विक्की ने सिर घुमाकर नैना राय की ओर देखा और शांति से कहा, यह पूछने की जरूरत है? जब मुलाकात होगी, पहले उसे एक धुनाई देंगे और धुनाई के बाद सब कुछ सुलझ जाएगा। क्या? नैना राय थोड़ा चौंकी। यही तुम्हारी योजना है? वरना? विक्की ने गंभीरता से कहा। नैना राय के मुंह के कोने फड़के और वह पल भर के लिए बोलती बंद हो गई। बिना किसी योजना के मिलते ही मारना, ये कुछ ज्यादा लापरवाही नहीं होगी? आधे घंटे बाद एक कमर्शियल वाहन पेंगचेंग वानली बार के प्रवेश द्वार पर रुका। विक्की और नैना राय एक एक करके कार से उतरे। दोनों ने भेष बदल रखा था, इसलिए उन्हें अपनी पहचान उजागर होने की चिंता नहीं थी। पेंगचेंग वानली बार बहुत बड़ा था और बाहर कतार थी। सौभाग्य से विक्की और दोनों को एक जासूस की मदद थी और वे आसानी से बार में दाखिल हो गए। बार में शोर था और रोशनी चकाचौंध थी। पुरुषों और औरतों का एक समूह संगीत पर पागलपन से नाच रहा था, अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते हुए। विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। उसे वाकई ये शोर भरा माहौल पसंद नहीं था। क्या? तुम शायद ही कभी बार आते हो? नैना राय ने बगल से मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, विक्की ने जवाब दिया। वो घर पर किताब पढ़ना पसंद करता था, बजाय इसके कि ऐसी जगह में परेशानी झेले। मौका मिले तो तुम इसे आजमा सकते हो। देखो वे कितने खुशी से नाच रहे हैं, नैना राय ने मुस्कुराया। मौज-मस्ती की जिंदगी आखिरकार एक गुजर जाने वाली चीज है। अगर हर कोई ऐसा हो तो ये देश मजबूत नहीं होगा, विक्की ने शांति से कहा। तुम इतने उबाऊ हो। अब त्रिशक्ति के लोग शांति और संतुष्टि से जी रहे हैं, क्या ये अच्छी बात नहीं है? नैना राय ने कहा। शांति और संतुष्टि से जीना अच्छा है, लेकिन हमें अपनी मूल आकांक्षाओं को नहीं भूलना चाहिए। त्रिशक्ति को आज जो गौरव प्राप्त है, वह सब हमारे पूर्वजों के शहीदों के खून से कमाया गया है। अगर अतुल जैसे नायकों को भी सताया जाता है और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तो हमें समस्या की जड़ ढूंढनी होगी। समृद्धि के बाद बहुत सारे परजीवी पैदा हो गए हैं, विक्की ने गंभीरता से कहा। दोनों बात कर रहे थे, तभी उनके बगल में जासूस ने अचानक दूसरी मंजिल पर कहीं इशारा किया और कहा, देखो, वह महेश गोयल है।
विक्की ने आवाज की दिशा में देखा और दूसरी मंजिल पर एक बूथ देखा। एक चिकने बालों वाला, झुमके पहने और चटकीले कपड़े पहने युवा अपने दोस्तों के एक समूह के साथ शराब पी रहा था। और हर किसी के बगल में 2 खूबसूरत और अच्छे फिगर वाली औरतें बैठी थीं। वे शराब पीते, छूते और चूमते हुए बहुत मजे कर रहे थे। जाओ और दरवाजे की रखवाली करो। अगर कुछ भी असामान्य हो तो हमें तुरंत सूचित करो, विक्की ने एक जासूस को आदेश दिया। फिर नैना राय को साथ लेकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। हालांकि जब वो सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसे 2 ताकतवर बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। ऊपर निजी क्षेत्र है और किसी और को पास आने की अनुमति नहीं है, एक बॉडीगार्ड ने कहा। मैं महेश गोयल से मिलने आया हूं। मेरे पास कुछ चर्चा करने के लिए है, विक्की ने शांति से कहा। तुम मिस्टर गोयल को जानते हो? बॉडीगार्ड ने ऊपर नीचे देखा, थोड़ा संदिग्ध। क्या कोई आपत्ति है? विक्की ने ठंडी नजरों से देखा। उसका घमंडी रवैया वाकई में दोनों बॉडीगार्ड्स को डरा गया। तुम्हें पता है, जो लोग महेश गोयल के साथ घूमते हैं वे या तो अमीर युवा है या बड़े अधिकारी। सामने वाला व्यक्ति महेश गोयल को उसके पहले नाम से बुला सकता था, तो वो स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक पल रुको, मैं मिस्टर गोयल को सूचित करूंगा, एक बॉडीगार्ड ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जल्दी से ऊपर गया। महेश गोयल से कुछ फुसफुसाया और विक्की की दिशा में इशारा किया। महेश गोयल ने विक्की की ओर एक नजर डाली और आखिरकार उसकी नजरें नैना राय के आकर्षक फिगर पर टिक गईं। हालांकि उसने अपनी शक्ल बदल ली थी। रूज लिस्ट के शीर्ष पर रहने वाली नैना राय अभी भी पुरुषों के लिए बहुत आकर्षक थी। उन्हें ऊपर आने दो, महेश गोयल ने सिर हिलाया। हर दिन अनगिनत लोग उससे मिलना चाहते हैं। उसके विचार में विक्की और दोनों शायद उसे खुश करने आए थे। सामान्य रूप से वो स्वाभाविक रूप से उन्हें बुलाने में रुचि नहीं लेता, लेकिन वो औरत कुछ खास थी और बहुत दिलचस्प लग रही थी। आप दोनों, मिस्टर गोयल ने ऊपर आने के लिए कहा। बॉडीगार्ड वापस आया और विक्की और नैना को आमंत्रित करने का इशारा किया। विक्की राठौड़ ने कुछ नहीं कहा, कदम कदम सीढ़ियां चढ़ा और फिर स्वाभाविक रूप से महेश गोयल के सामने बैठ गया, टांग पर टांग रखकर। इस उद्दंड व्यवहार ने महेश गोयल को हल्का नाराज कर दिया। अरे लड़के, तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा? महेश गोयल ने आंखें तरेरी, बहुत नाखुश। क्या तुम महेश गोयल हो? विक्की ने अपने लिए एक गिलास शराब डाली और सीधे पूछा। हद है, बेहुदा। मिस्टर गोयल को उनके नाम से बुलाने की हिम्मत? क्या तुम जीने से तंग आ चुके हो? महेश गोयल के बोलने से पहले उसके आसपास के दोस्त पहले ही चिल्लाने लगे। वे सभी अधिकारियों के बेटे थे और उन्होंने मिलकर हीरोज एसोसिएशन बनाया था। वे आमतौर पर दबंगई करते थे और कोई उनकी हिम्मत नहीं करता था। जो भी उनका अनादर करता, वह मरने की राह देखता। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम महेश गोयल हो? विक्की ने एक घूंट शराब पी और फिर बोला। क्या बात है? एक दोस्त गुस्से में था, लेकिन महेश गोयल ने हाथ उठाकर उसे रोका और तुरंत ठंडेपन से हंसा। लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत और जान जोखिम में डाल रहे हो? लगता है तुम ही महेश गोयल हो। विक्की ने सिर हिलाया, गिलास नीचे रखा और ठंडे स्वर में कहा। मैं तुमसे पूछता हूँ, आरना विरमानी कहाँ है? मैंने आरना विरमानी का नाम कभी नहीं सुना। महेश गोयल सोफे पर पीछे झुका, दोनों हाथ फैलाए और घमंडी भाव के साथ बोला। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ शराब पीने नहीं आए, बल्कि परेशानी ढूंढने आए हो। बोलते हुए उसके पीछे के कई बॉडीगार्ड्स ने धीरे धीरे अपनी कमर पर हाथ रखे। काली पिस्तौल हल्के से दिख रही थी। आरना विरमानी, अतुल विरमानी की बहन, जनरल अरिहनत विरमानी की बेटी। विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ समय पहले तुमने आरना की खूबसूरती पर नजर डाली। जब तुम उसे हासिल नहीं कर पाए तो तुमने उसे अगवा कर लिया। न केवल तुमने विरमानी परिवार के घर में आग लगाई, बल्कि मिसेज विरमानी को भी मार डाला। क्या तुम्हें ये बातें याद हैं? ओह, तो उस लड़की का नाम आरना विरमानी है।
मुझे कुछ याद आया। महेश गोयल ने हैरानी का भाव दिखाया। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और वह दुष्ट मुस्कान के साथ बोला, तुम सही कह रहे हो। मैंने ही विरमानी के घर को जलाया और आरना विरमानी को अगवा किया। लेकिन फिर क्या? क्या तुम अभी भी विरमानी परिवार के लिए इंसाफ मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुरंत आरना विरमानी को छोड़ दो। मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी जान बख्श दोगे? ये सुनकर महेश गोयल एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा। क्या तुम सबने सुना? ये लड़का वाकई मेरी जान बख्शना चाहता है। मैं बहुत डर गया हूँ। आसपास के लोगों का समूह हंसने लगा, विक्की को ऐसे देखते हुए जैसे वह कोई बेवकूफ हो। महेश गोयल एक धनी परिवार में पैदा हुआ था और हीरोज एसोसिएशन का सदस्य था, इसलिए उसके पास बहुत ताकत थी। पूरे त्रिशक्ति में राठौड़ परिवार को छोड़कर बहुत कम लोग उससे टकराने की हिम्मत करते थे। सामने वाला ये लड़का इतनी बेशर्मी से बात करने की हिम्मत कर रहा था। वह वाकई नहीं जानता था कि जीना मरना क्या होता है। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हारा आरना विरमानी से अच्छा रिश्ता है। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? महेश गोयल ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बात यह है कि उस लड़की का स्वाद वाकई अच्छा है। वह एक जंगली घोड़ी की तरह है, बहुत आकर्षक है। न केवल मैंने, बल्कि मेरे सभी भाइयों ने भी उसका मजा लिया। सबने बारी बारी से लिया, और मुझे नहीं पता कि अब तक वह मर गई या नहीं। अगर नहीं मरी तो मैं दया दिखा सकता हूँ और तुम्हें भी उसका मजा लेने दे सकता हूँ। अंत में महेश गोयल जोर से हंसने लगा, विक्की को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। तुम मरने की राह देख रहे हो। विक्की आखिरकार गुस्सा हो गया। अचानक महेश गोयल के बाल पकड़े और उसका सिर मेज पर जोर से पटक दिया। धम! एक जोरदार धमाका हुआ। कांच की मेज तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई और महेश गोयल का सिर विक्की ने सीधे मेज के नीचे धकेल दिया। एक पल में उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। क्या? इस अचानक बदलाव ने सभी को हैरान कर दिया और वे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। क्या हो रहा है? इस लड़के ने वाकई मिस्टर गोयल पर हमला करने की हिम्मत की? क्या वह मरना चाहता है? तुम्हें पता है, मिस्टर गोयल एक धनी परिवार का बेटा है। उसका परिवार ताकतवर है और उसकी पहुंच बहुत है। आम लोग हमला करना तो दूर, अगर थोड़ा भी अनादर करते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। सामने वाला ये लड़का इतना साहसी है। मैं फिर पूछता हूँ, आरना विरमानी कहाँ है? विक्की ने महेश गोयल का सिर कसकर दबाया। उसका पूरा शरीर हत्या की आभा से भरा था। महेश गोयल का चेहरा कांच के टुकड़ों से भरा था और वह दर्द से मुंह बिचकाने लगा। उसका पहले से ही साधारण चेहरा और भी भद्दा लगने लगा। कमबख्त! तुमने मुझे छूने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो मेरे पिताजी कौन हैं? महेश गोयल जोर से चिल्लाया। तुम कमीने! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मेरे पूरे परिवार को मार डालोगे? विक्की ने ठंडा हंसकर हाथ उठाया और महेश गोयल के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! एक तेज आवाज हुई। महेश गोयल को थप्पड़ से हिल गया और उसके चेहरे पर पहले से लगे कांच के टुकड़े और गहराई तक धंस गए, जिससे और ज्यादा खून बहने लगा। तेज दर्द ने महेश गोयल को चीखने पर मजबूर कर दिया। कमबख्त! क्या तुम सब मर गए हो? इस लड़के को मार डालो! महेश गोयल ने कई बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया। मिस्टर गोयल को मारने की हिम्मत? तुम वाकई मरने की राह देख रहे हो। कई बॉडीगार्ड्स जैसे नींद से जागे और एक एक करके अपनी बंदूकें निकालीं, विक्की पर निशाना साधते हुए। विक्की ने महेश गोयल के बाल पकड़े और उसे सीधे अपने सामने उठा लिया, ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए। नहीं, गोली मत चलाओ। सावधान रहो, मुझे चोट न लगे। काली बंदूक की नली को देखकर महेश गोयल इतना डर गया कि बार बार चीखने लगा। उसे डर था कि कहीं गलती से उसे चोट न लग जाए। बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, तुरंत बंदूकें छोड़ दीं, डंडे निकाले और सीधे विक्की पर हमला करने गए। ये लोग अच्छी तरह प्रशिक्षित और आक्रामक थे।
स्पष्ट रूप से कुलीन। लेकिन उनकी हमले विक्की की नज़रों में बहुत बचकाने लगे। विक्की ने कोई अतिरिक्त हरकत नहीं की, बस अपना हाथ लहराया। पट, पट, पट। जोरदार थप्पड़ों की आवाज के साथ सभी बॉडीगार्ड जमीन पर गिर गए। सभी के मुंह और नाक से खून बह रहा था और वे मौके पर ही बेहोश हो गए। उन्होंने चीखने का मौका भी नहीं पाया। कमबख्त! इस दृश्य को देखकर आसपास के अधिकारियों और उनके बेटों का समूह हैरान रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि विक्की इतना उग्र होगा और सिर्फ एक चाल में महेश गोयल के निजी गार्ड्स को ढेर कर देगा। ये लड़का एक मास्टर लगता है। कमीने, तुम कौन हो? महेश गोयल ने तीखी आवाज में चिल्लाया। मैं तुम जैसे लोगों का नाश करने वाला हूँ। अब तुरंत आरना विरमानी को सौंप दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत! महेश गोयल ने भयानक चेहरा बनाते हुए चिल्लाया। कमीने, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मेरे पिताजी एक ताकतवर जनरल है, जिनके अधीन हजारों सैनिक हैं। वे अब सॉवरेन सिटाडेल में एक जरूरी पद पर हैं और त्रिशक्ति के किंग का भरोसा रखते हैं। अगर तुमने बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया तो मेरे पिताजी तुम्हारे पूरे कुनबे को खत्म कर देंगे। सचमुच? तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी कितने ताकतवर हैं। विक्की ने ठंडा हंसकर महेश गोयल की कोहनी पकड़ी और जोर से दबाई। कड़क! एक तेज आवाज के साथ महेश गोयल की बाह मौके पर ही टूट गई। हड्डियां मांस को चीरती हुई बाहर निकल आईं, जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई। आह! एक पल हैरान रहने के बाद महेश गोयल सुअर की तरह चीखने लगा। लड़के, अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुमने मिस्टर गोयल की बाह तोड़ने की हिम्मत की। पूरे सॉवरेन सिटाडेल में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, एक रईस ने कठोरता से कहा। कड़क! विक्की राठौड़ ने अचानक अपना हाथ उठाया और एक रईस को कई मीटर दूर उछाल दिया, जो दीवार से टकराकर गिरा। उसका जीवन मृत्यु अज्ञात था। बाकी रईसों के बच्चों के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वे गुस्से में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने विक्की की ताकत देख ली थी। वो निश्चित रूप से एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था। जब वे हार नहीं सकते तो फिलहाल गुस्सा पीना ही पड़ता है। बेशक, होशियार लोग पहले ही चुपके से मदद बुलाने लगे थे। एक बार उनकी अतिरिक्त ताकत आ जाए, विक्की का अंत निश्चित था। कमीने, तुमने मेरी बाह तोड़ने की हिम्मत की? तुम मर गए। तुम्हारा पूरा परिवार मर गया। महेश गोयल का चेहरा विकृत हो गया और वह बार बार चिल्लाया। मैं न केवल तुम्हारी बाहें तोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी टांगें भी तोड़ूंगा। विक्की ने अचानक अपना पैर उठाया और महेश गोयल के घुटने पर जोर से कदम रखा। कड़क! एक और तेज आवाज हुई। महेश गोयल के घुटने उल्टी दिशा में मुड़ गए और एक अविश्वसनीय कोण में टेढ़े हो गए। आह! महेश गोयल और जोर से चीखा और जमीन पर लौटने लगा। आरना विरमानी कहाँ है? उसे सौंप दो। विक्की ने महेश गोयल के बाल पकड़े, उसका ऊपरी शरीर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड सोचने का समय देता हूँ। अगर तुम उसे नहीं सौंपते तो मैं तुम्हें मौके पर ही नपुंसक बना दूंगा। तुम्हारी हिम्मत! महेश गोयल ने दांत पीसे और कठोर स्वर में चिल्लाया। हिम्मत नहीं? विक्की ने ठंडा हंसकर हवा से एक फल काटने वाला चाकू पकड़ा और फिर उसे महेश गोयल की नाजुक जगह पर रखकर अचानक दबाया। नहीं, 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 मैं बताता हूँ। मैं सब कुछ बताता हूँ। महेश गोयल इतना डर गया कि आखिरकार उसने हार मान ली और दया की भीख मांगी। भाई, वो तो बस एक औरत है, इतनी बड़ी लड़ाई की क्या जरूरत? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। वह कहाँ है? विक्की ने बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया और फल काटने वाला चाकू महेश गोयल की नाजुक जगह पर रख दिया। मुझे नहीं पता। महेश गोयल ने सिर हिलाया। अपनी नाजुक जगह पर बढ़ती ठंडक देखकर उसने तुरंत अपने शब्द बदले और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आरना विरमानी कहाँ है, लेकिन मेरा छोटा भाई निश्चित रूप से जानता है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ और उसे यहाँ भेजने को कहता हूँ। फोन करो, विक्की ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। ठीक है,
मैं अभी फोन करता हूँ। महेश गोयल ने हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और अपने छोटे भाई का नंबर डायल किया। हाय, वह लड़की जिसका नाम आरना विरमानी है, क्या वह भी जिंदा है? हाँ, वही। उसे तुरंत सुरक्षित यहाँ भेजो। याद रखो, सुरक्षित। आखिरी 4 शब्दों पर उसने जोर दिया, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे। विक्की को इस छोटी चाल की जानकारी थी, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। चाहे वह महेश गोयल हो, हीरोज एसोसिएशन हो, गोयल परिवार हो, या उनके पीछे का समर्थन, वह इस मामले से जुड़े हर एक को एक-एक करके खत्म कर देगा। वह इस मामले के जरिए एक चेतावनी देना चाहता था। 10 मिनट बाद बार में संगीत अचानक बंद हो गया और जैसे ही रोशनी चालू हुई, सूट पहने गुंडों का एक समूह तेजी से जगह खाली करने लगा। कुछ ही मिनटों में बार के सभी मेहमानों को बाहर निकाल दिया गया। पहले का शोर भरा माहौल तेजी से शांत हो गया। कौन इतना साहसी है जो गोयल परिवार की जमीन पर हंगामा कर रहा है? एक गुस्से भरी चीख के साथ एक गंजा व्यक्ति फूलों वाला सूट पहने दर्जनों लोगों के साथ अंदर आया। गंजा व्यक्ति हट्टा-कट्टा और उग्र दिखने वाला था। उसके सिर पर एक फूल का टैटू भी था, जो उसे अनोखा बनाता था। शानदार! मोंक हुआ आ गया। मिस्टर गोयल आखिरकार बच गया। सुना है मोंक हुआ कभी ब्लैक ड्रैगन आर्मी में कैप्टन था। बाद में नियम तोड़ने के लिए उसे बर्खास्त कर दिया गया। अब वो गोयल परिवार का गोल्ड मेडल फाइटर बन गया है। वो बहुत उग्र है। बिल्कुल। क्या ब्लैक ड्रैगन आर्मी के कैप्टन कोई साधारण लोग होते हैं? पिछले कुछ सालों में मोंक हुआ के हाथों 1000 न सही तो 800 लोग मरे होंगे। अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मोंक हुआ के आने से मौजूद रईसों में खूब चर्चा होने लगी। पहले का तनाव और घबराहट तेजी से गायब हो गई और उसकी जगह मजाक और हंसी खुशी ने ले ली। उनकी नजरों में विक्की पहले ही मर चुका था। मरने का तरीका मोंक हुआ की पसंद पर निर्भर करता था। मोंक हुआ, मुझे बचाओ, रीइंफोर्समेंट्स को आते देख। महेश गोयल ने तुरंत जोर से चिल्लाया। मोंक हुआ ने ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, मिस्टर गोयल, तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी? कमबख्त, ये सब इस लड़के ने किया। महेश गोयल ने विक्की की ओर इशारा किया और जहरीले चेहरे के साथ कहा, इस कमीने ने इतनी हिम्मत की कि उसने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। तुम्हें आज हर हाल में मेरा बदला लेना होगा। चिंता मत करो, मिस्टर गोयल, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो वो आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। मोंक हुआ ने गंभीरता से कहा, बकवास। हमारे गोयल परिवार की अतिरिक्त ताकत आ गई है। चाहे तुम कितने ही असाधारण हो, आज तुम मौत से नहीं बच सकते। महेश गोयल ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, बेशक, अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाओ, मुझे माथा टेको और दया की भीख मांगो, तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। विक्की का व्यवहार मृत्यु को न्योता दे रहा था, लेकिन उसे मारने से पहले वो उसे अच्छी तरह अपमानित करना चाहता था, ताकि अपनी नफरत निकाल सके। मैं जिसे चाहता हूँ, वह कहाँ है? विक्की ने महेश गोयल पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मोंक हुआ की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, लड़की? ये सुनकर मोंक हुआ अचानक हंसा। लड़के, तुम खुद को बचा नहीं सकते और दूसरों की चिंता कर रहे हो। अगर तुम उसे सौंप नहीं सकते, तो न केवल महेश गोयल मरेगा, बल्कि गोयल परिवार, जिसमें तुम सब शामिल हो, भी नष्ट हो जाएंगे। विक्की की नजरें ठंडी थी। कितना बड़ा लहजा! क्या तुममें गोयल परिवार को नष्ट करने की ताकत है? मोंक हुआ ने बार बार ठंडा हंसकर कहा, ताकत है या नहीं, ये आजमाकर पता चलेगा। विक्की ने कहा, घमंडी लड़के, मुझे लगता है तुम ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाओगे। चलो, मुझे मार डालो। मोंक हुआ ने अपना हाथ उठाया, आगे लहराया और सीधे मारने का आदेश दिया। मारो। इसके बाद दर्जनों गोयल परिवार के गार्ड्स ने अपनी तलवारें निकाली और विक्की पर हमला किया। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। विक्की ने अपनी तलवार की उंगली उठाई और अचानक ऊपर की।
जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित, सभी गार्ड्स के हाथों से चाकू उड़ गए और हवा में तैरने लगे। क्या? सभी हैरान रह गए, अपनी खाली हथेलियों को देखा और फिर अपने सिर के ऊपर तैरते चाकुओं को। एक पल के लिए वे एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। अभी क्या हुआ? जब सभी हैरानी में थे, विक्की ने एक हाथ घुमाया। हवा में तैरते चाकू पलट गए और उनकी नोक गोयल परिवार के गार्ड्स की ओर हो गई। जाओ, विक्की ने अपनी तलवार की उंगली से दूर की ओर इशारा किया। दर्जनों स्टील के चाकू तुरंत बाहर निकल गए और गोयल परिवार के गार्ड्स पर नीचे की ओर झपटे। एक पल में खून की छींटें उड़ी और जमीन पर चीखें गूंजने लगी। गोयल परिवार के गार्ड्स, जो अभी कुछ देर पहले इतने शानदार थे, सभी के हाथ पैर टूट गए, जमीन पर गिर गए और खड़े भी नहीं हो पाए। क्या? इस दृश्य को देखकर सभी हैरान रह गए। सभी की आंखें चौड़ी हो गई और वे विश्वास नहीं कर पाए। सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसने सारे हथियार छीन लिए और एक उंगली के इशारे से उसने हथियारों को नियंत्रित कर सभी गोयल परिवार के गार्ड्स को ढेर कर दिया। क्या ये इंसान भी है? कमबख्त! ये लड़का कहाँ से आया? इतना ताकतवर है? एक चाल में सभी गोयल परिवार के गार्ड्स को ढेर करना, ये बहुत डरावना नहीं है? नहीं, हमें आज रात मुसीबत में पड़ने का डर है। रईसों का समूह हैरान था और खूब चर्चा करने लगा। यहाँ तक कि महेश गोयल भी स्तब्ध रह गया और अविश्वास में था। तुम्हें वस्तु नियंत्रण की कला आती है? तुम कौन हो? मोंगहुआ ने गहरी भ्रूभंग की, जैसे वह किसी ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहा हो। वस्तु नियंत्रण की कला 8 अजीब कलाओं में से एक है। ये बहुत दुर्लभ है और आम योद्धा इसे अभ्यास नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात यह है कि वस्तु नियंत्रण में निपुण लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हथियारों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन विक्की राठौड़ एक साथ दर्जनों चाकुओं को नियंत्रित कर सकता था, जो वाकई चौंकाने वाला था। इससे पता चलता था कि सामने वाला व्यक्ति साधारण नहीं था। तुम मेरे नाम पूछने के लायक नहीं हो, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लैक ड्रैगन आर्मी के पूर्व कैप्टन के रूप में तुम यहाँ दूसरों की मदद कर रहे हो और वाकई ब्लैक ड्रैगन आर्मी की बदनामी कर रहे हो। चुप रहो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत? तो क्या अगर तुम वस्तु नियंत्रण की कला में निपुण हो? मेरी तलवार के नीचे अनगिनत अजीब लोग मरे हैं और तुम आज इसका अपवाद नहीं होगे। तुम मर जाओगे। मोंगहुआ गुस्से में आ गया और गुस्से में अपनी तलवार निकाली। वह तेजी से 2 कदम दौड़ा, उछला और विक्की के सिर पर वार किया। गोयल परिवार के संसाधनों से प्रशिक्षित होने के बाद वह अब हाफ स्टेप मास्टर लेवल पर था। एक बार उसकी तलवार की कला शुरू हो गई तो वह मार्शल आर्ट्स मास्टर के खिलाफ भी लड़ सकता था। जिद्दी! विक्की ने ठंडा हंसकर अपनी उंगलियां फैलाईं। फट! एक सफेद रोशनी निकली और सीधे मोंगहुआ के शरीर को भेद गई। आह! मोंगहुआ चीखा। उसका पूरा शरीर उस पक्षी की तरह था जिसे गोली लगी हो, हवा से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके सीने और पेट के बीच एक मुट्ठी के आकार का खूनी छेद बन गया और खून लगातार बह रहा था। क्या? सभी फिर से हंगामा करने लगे। मोंगहुआ मशहूर था और उसकी लड़ने की ताकत कमाल की थी। वह कभी ब्लैक ड्रैगन आर्मी का कैप्टन था और गोयल परिवार का गोल्ड मेडल फाइटर था। ऐसा मास्टर एक चाल में हार गया। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो? क्या तुम एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हो? मोंगहुआ ने अपने घाव को पकड़कर कांपते हुए पूछा। त्रिशक्ति में कई मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं, लेकिन विक्की जितनी कम उम्र में मास्टर के स्तर तक पहुंचने वाले वाकई दुर्लभ है। एक बार ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति सामने आए तो उसे या तो सेना द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है या बड़े परिवार उसे पागलपन से अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। गुमनाम रहना असंभव है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, वो कहाँ है? विक्की की नजरें ठंडी थीं। मोंगहुआ ने कुछ नहीं कहा और महेश गोयल की ओर देखा। तुम कितनी बार पूछोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। महेश गोयल डर से पीला पड़ गया
और उसके होंठ कांपने लगे। जब उसने मॉन्क हुआ और उसके लोगों को आते देखा तो उसे लगा कि जीत की संभावना है, लेकिन पलक झपकते ही मॉन्क हुआ और गोयल परिवार के गार्ड्स मरे और घायल हो गए। कोई भी खड़ा नहीं रह सका। इस पल में उसे अचानक एहसास हुआ कि वह एक लोहे की दीवार से टकरा गया था। जिसे तुम चाहते हो वो अभी हीरोज एसोसिएशन के बेसमेंट में बंद है, मॉन्क हुआ ने जवाब दिया। रास्ता दिखाओ। विक्की ने बकवास नहीं की। मॉन्क हुआ ने सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसे दिल से पता था कि विक्की ने जानबूझकर उसकी जान बख्शी थी, वरना वह अब तक मर चुका होता। और तुम? विक्की ने महेश गोयल के बाल पकड़े और उसे सीधे उठा लिया। भाई, जब वह रास्ता दिखा रहा है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं, है ना? देखो, मेरे हाथ पैर टूटे हैं, मुझे चलने में तकलीफ है, महेश गोयल ने दुखी होकर कहा। जाने की जरूरत नहीं तो ठीक है, फिर तुम यहीं मर जाओ। विक्की की नजरें ठंडी हो गईं। नहीं, 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 मैं जाऊंगा। क्या मैं जाऊंगा? ठीक है। महेश गोयल घबरा गया और बार बार सहमति दी। आखिरकार विक्की ने एक हाथ से महेश गोयल को उठाया और हीरोज एसोसिएशन के मुख्यालय की ओर बढ़ा। शहर के उत्तर में हीरोज एसोसिएशन का ठिकाना था। तथाकथित हीरोज एसोसिएशन वास्तव में त्रिशक्ति के कुछ बदमाशों द्वारा बनाया गया एक गठजोड़ था। आमतौर पर कुछ हितों का आदान प्रदान होता था और अगर कोई परेशानी होती तो वे एक दूसरे की मदद करते। उनकी ताकत कम नहीं थी और बहुत कम लोग उनकी हिम्मत करते थे। इस दायरे में यह कहा जा सकता था कि उनकी एक पुकार पर 100 जवाब मिलते थे। इस समय हीरोज एसोसिएशन के जूई हॉल में बदमाशों का एक समूह अपनी साथी लड़कियों को गले लगाए शराब पी रहा था और नाच रहा था। हर मेज पर एक अनकहा सफेद पाउडर भी था। जब वे पूरी तरह मजे में थे, कुछ लोग झुककर मेज पर रखे सफेद पाउडर को गहरी सांस में खींच लेते थे। एक पल में उनका शरीर कांपने लगता, उनकी पुतलियां फैल जातीं, उनका चेहरा मस्ती से भर जाता और उनके होंठों पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ जाती, जैसे वे किसी भ्रम में चले गए हों और लंबे समय तक उससे बाहर न निकल पाए। चारों ओर देखने पर पुरुष और औरतें या तो सफेद पाउडर पी रहे थे या कुछ गंदे काम कर रहे थे। ये कैसा जूई हॉल था? ये स्पष्ट रूप से एक चोरों का अड्डा था। मौर्य, मिस्टर मौर्य, बड़ी मुसीबत है। इस समय एक सफेद कपड़े वाला बदमाश अचानक तेजी से दौड़कर आया, बहुत घबराया हुआ। कितनी बार कहा है कि मुझे प्रेसिडेंट कहो। सोफे पर एक कामुक व्यक्ति आलस्य से लेटा हुआ था, नीचे की खूबसूरत लड़की की सेवा का आनंद ले रहा था। इस व्यक्ति का नाम आकाश मौर्य था, हीरोज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और कई बदमाशों का लीडर। प्रेसिडेंट, कुछ हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, सफेद कपड़े वाले बदमाश ने घबराते हुए कहा। किसी ने हमारे हीरोज एसोसिएशन में घुसपैठ की और मिस्टर गोयल को बांध लिया। वे अब यहाँ मारने आ रहे हैं। हम क्या करें? आकाश मौर्य ने भ्रूभंग की और अचानक अपनी आंखें खोलीं। कौन इतना साहसी है जो हमारे हीरोज एसोसिएशन में घुसपैठ कर रहा है? क्या जीने से तंग आ चुका है? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो इतना जबरदस्त है कि हमारे हीरोज एसोसिएशन के गार्ड्स उसे रोक नहीं पाए। सफेद कपड़े वाले बदमाश ने गला निगलते हुए कहा। अगर वह अभी इतनी तेजी से नहीं भागा होता तो वह भी उन गार्ड्स की तरह अपने हाथ पैर खो चुका होता। कमबख्त, हमारे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत? स्वर्ग का राजा भी आज यहाँ मरेगा। आकाश मौर्य ने मेज पर जोर से थपथपाया और चिल्लाया, मस्ती करना बंद करो। तुम सब मेरे लिए यहाँ आओ और उसका हिसाब करो। आकाश मौर्य बहुत रौबीला था और इस तरह के दहाड़ने से ज्यादातर बदमाश तुरंत जाग गए। कुछ बदमाश हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, लेकिन आकाश मौर्य ने उन्हें 2 बड़े थप्पड़ मारकर जगा दिया। उस कमीने का हिसाब करो। बदमाशों ने हिम्मत नहीं की और तुरंत बटन दबाया। एक नज़र में दीवार अचानक बीच से खुल गई। एक गुप्त कमरा दिखा। गुप्त कमरे में हर तरह के हथियार भरे थे। बाईं तरफ के क्षेत्र में ठंडे हथियार थे, जिनमें तलवारें, बंदूकें
और भाले शामिल थे। दाईं तरफ के क्षेत्र में गर्म हथियार थे, जिनमें पिस्तौल, राइफल और स्नाइपर राइफल शामिल थे। यहाँ तक कि 2 टैंकरोधी रॉकेट लॉन्चर भी थे। अंदर भरे हुए हथियारों को एक हथियार भंडार कहा जा सकता था। ज्यादातर बदमाशों ने गर्म हथियार चुने और कुछ ने तलवारें चुनी ताकि दिखावा कर सकें। जैसे ही वे तैयार होने वाले थे, तभी एक धमक की आवाज के साथ जूही हॉल का दरवाजा अचानक टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके तुरंत बाद विक्की ने एक हाथ से महेश गोयल को उठाया और सिर ऊंचा करके अंदर आया। उसके पीछे नैना राय और घायल मॉन्क हुआ थे। कमबख्त, तुम कौन हो? हीरोज एसोसिएशन में हंगामा करने की हिम्मत? किसने तुम्हें हिम्मत दी? आकाश मौर्य ने दोनों हाथों से एक स्प्रे गन पकड़ी थी और मुंह में सिगरेट थी। वो उग्र दिख रहा था। इसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने अपनी बंदूकें उठाईं और विक्की पर निशाना साधा। मिस्टर मौर्य, मुझे बचाओ। महेश गोयल की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने फिर से उम्मीद देखी हो। मिस्टर गोयल, तुम्हें ऐसी चोट कैसे लगी? क्या हो रहा है? महेश गोयल को चोटों से भरा देखकर आकाश मौर्य एक पल के लिए हैरान रह गया।